दोस्तों नमस्कार। मैं श्याम झा, एडवोकेट, आज आपको फॉल्स और मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आजकल के व्यावसायिक युग में कंपटीशन के कारण कई कंपटीटर जानकर या अनजाने में अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो कानूनी तौर पर प्रमाणित है, उस तरह का कृत्य कर लेते हैं, यानी काम कर लेते हैं, जो कि उनकी जानकारी में होता भी है, कभी कभी उनकी जानकारी में नहीं भी होता है। जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने व्यापार में बढ़ोतरी तो कर लेते हैं, लेकिन इससे कानूनी तौर पर वह कानून का अनुपालन करते हैं, यानी अवहेलना करते हैं। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कानून में इस तरह के विज्ञापन के लिए क्या कहा गया है। कानून में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 89 में यह कहा गया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी भी तरह का मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करवाता है, यानी कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट प्रकाशित करवाता है, जिससे कि किसी भी ग्राहक के ऊपर में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो वह पहली बार में 2 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार वह इस धारा के अंतर्गत दोषी साबित होता है तो 5 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक के दंड से दंडित किया जाएगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि कानून इस मिथ्या प्रचार के बारे में, भ्रामक प्रचार के बारे में कानून का क्या राय है, कानून क्या बोल रहा है। अब ये मिथ्या और भ्रामक प्रचार होता कैसे है, तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं। इसमें से कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब अगर ज्वेलरी बिजनेस के तौर पे ही अगर मैं आपको एग्जांपल देकर देखूं कि अगर मान लीजिए एक ज्वेलर्स है, ज्वेलरी बिजनेस के अंतर्गत सबसे पहला होता है मानक के तौर पे क्वालिटी को मेंटेन करना। कि अगर आपने किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट किया है तो उस एडवर्टीजमेंट के तहत जो क्वालिटी और रेट आपने एडवर्टीजमेंट के दरमियान बोला है, बिलिंग के टाइम में एंड क्वालिटी देने के टाइम में, यानी जो ग्राहक परचेज कर रहा है उसके बीच में किसी भी तरह का डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 22 कैरेट के रेट बता के जो रेट चल रहे हैं और उसके बाद आपने 18 कैरेट का गोल्ड उनको दे दिया, जो जेवरात उनको दे दिया, आभूषण उनको दे दिया, बेच दिया, तो आप इस तरह से इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। सेकंड पॉइंट पर अगर मैं बताऊं कि मटेरियल बेसिस पर, जैसे कि कई दुकानदार, कई सुनार, कई ज्वेलर्स भाई, व्यवसायी क्या करते हैं कि ये गहना जिसका डिजाइन हैंडीक्राफ्टेड है प्रचार करते हैं, और जबकि वह हैंडीक्राफ्टेड ना होकर मास लेवल पर उनका प्रोडक्शन किया गया है, तो उस कंडीशन में भी आप धारा 89 के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा कंडीशन होता है कि ज्वेलरी बिजनेस, क्या किसी भी बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए प्राइसिंग को लेकर, और हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। अगर ज्वेलरी बिजनेस के तहत भी देखा जाए तो प्राइसिंग किससे संबंधित है, अगर आप बाइफरकेटेड वे में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप किस मद में कितना पैसा ले रहे हैं, हिडन नहीं होनी चाहिए। स्पेशली अगर मेकिंग चार्जेस की बात की जाए तो मेकिंग चार्जेस आपने अगर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर दिया कि 0 मेकिंग चार्जेस, जबकि ज्वेलरी बिजनेस का मेकिंग चार्जेस ही सबसे अहम इनकम का स्रोत होता है। आपने ऐड दे दिया मेकिंग चार्जेस 0, जो कि आप दे नहीं सकते, ये एक बैड बिजनेस प्रैक्टिस है। तो मेकिंग चार्जेस आपने 0 कर दिया और आपने क्या किया, उस अमाउंट को आपने किसी और अमाउंट के साथ
हिडन के तौर पे, हिडन चार्जेस के तौर पे एडजस्ट कर लिया, यानी कि आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं देखा। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझूं, 24 कैरेट सोने का दाम अगर 70,000 रुपये है एग्जाम्पल के तौर पर, और आपने ऐड किया कि 18 कैरेट का दाम 52,500 होता है जनरली। 18 कैरेट का अगर 75% प्योरिटी, अगर उसके वेस्टेजेस को निकाल कर देखें, जो कि मानक तौर पे 75% होते हैं, तो उसके रेट आ जाते हैं 52,500। आपने मेकिंग चार्जेस फ्री दिखा दिया है एडवर्टीजमेंट में, और आपने 18 कैरेट का रेट किसी भी ग्राहक को जब आपने बेचा तो उसमें आपने 18 कैरेट का रेट लिख दिया 56,000, 57,000, 58,000, 55,000, यानी कि 52,500 से एक्स्ट्रा लिखा। जैसे आपने 52,500 से एक्स्ट्रा लिखा और नीचे आपने मेकिंग चार्जेस 0 लिख दिया, दैट मीन्स कि आपने मेकिंग चार्जेस को 18 कैरेट के रेट में इंक्लूड कर दिया, यानी कि हिडन कर दिया। तो यह भी 89 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत आ जाता है। एक इस तरह का भी एडवर्टीजमेंट होता है, जैसे कि आप ये रत्न पहन लेने से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपको बीपी नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा। तो ये भी एक भ्रामक प्रचार के अंतर्गत में आता है। आपने ये तो समझ लिया कि कानूनी तौर पर इसकी परिभाषा क्या है, किस किस तरह के प्रचार को भ्रामक प्रचार के श्रेणी में लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस स्टेज पे हम इसका कंप्लेंट कर सकते हैं और कौन कर सकते हैं। तो सॉरी, सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि इसका कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, कंज्यूमर भी कर सकता है, कंपटीटर भी कर सकते हैं, एंड एसोसिएशन वाले भी कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, लोग किसी भी व्यापारी से, किसी भी बिजनेसमैन से या किसी भी कंपटीटर से कोशिश नहीं करते हैं आपसी मतभेद को तैयार करना। तो जो उस एरिया के एक्टिव एसोसिएशन है, अगर आप उनको अपडेट कर दे कि विथ प्रूफ, यानी कि जो कंप्लेनेंट होता है उसे, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कंप्लेनेंट के ऊपर में ही होता है, तो आपको विथ प्रूफ एसोसिएशन को अपना एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि ये बिजनेसमैन भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स या सबमिशन मैं दे रहा हूँ, ये डिटेल्स हैं, तो आप इस पर उचित से उचित कार्रवाई करें। एसोसिएशन उसको अपनी संज्ञान में लेते हुए कंसर्न्ड जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, उनको पहले लेवल पे, फर्स्ट स्टेप पे आप उनको एक लीगल नोटिस देंगे कि आप इमीडिएट इफेक्ट से इसको बंद करिए और नेक्स्ट टाइम से इसके रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं रुकते हैं तो उस कंडीशन में आप कंज्यूमर कोर्ट में धारा 89 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत पिटीशन फाइल यानी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि स्टेज के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो ये जरूरी नहीं है कि कितनी बार क्या होता है कि ये बोला जाता है कि मैंने आपने तो मेरे से परचेज ही नहीं किया तो आप कैसे कंप्लेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं है। इसके जो स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज परचेज से पहले, सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग द परचेज यानी बिल मिलने के बाद, थर्ड स्टेज पोस्ट परचेज यानी खरीद लेने के बाद, पेमेंट हो जाने के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट परचेज में एक लिमिटेशन पीरियड होते हैं कि जिस दिन आपने परचेज किया, यानी ये जो कंसिडरेशन हुए हैं, परचेजिंग हुई है, उससे 2 साल के अंदर में आपको कंप्लेंट करने पड़ेंगे। ये लिमिटेशन पोस्ट परचेज में आ जाता है। साथ ही साथ आप लोग ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां से भी उनको नोटिस आ जाता है जिन्होंने इस तरह का अपराध की श्रेणी वाला जो कृत्य है उन्होंने किया है। अब मेरा एक नटसेल में एक सुझाव है कि जो कानून की जागरूकता, कानूनी ज्ञान के अभाव में 70-80% केस में तो जागरूकता की कमी के कारण ही ये लोग गलतियां कर जाते हैं। तो मेरा एसोसिएशन वालों से भी रिक्वेस्ट